हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हिंदू लॉ लेक्चर। तो अपन ने पहले वीडियोस में बात की है अबाउट फर्स्ट व्हाट इज़ हिंदू जॉइंट फैमिली, फिर कंसेप्ट ऑफ कोपासनरी एंड दयाभागा कोपासनरी के बारे में। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर अपन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्टली सेपरेट प्रॉपर्टी, देन जॉइंट प्रॉपर्टी, देन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड कोपासनरी प्रॉपर्टी। तो अपन सबको एक एक करके अब देखते हैं। सो व्हाट इज़ अ सेपरेट प्रॉपर्टी? Property acquired by Hindu male or female, a copasner or non-copasner in his or her capacity or through individual efforts and without detriment to the copasnary property is called separate property. अब इसका मतलब क्या है? अब अगर कोई भी इंसान अपने खुद के पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो, आप कोपासनरी का पार्ट हो कि नहीं हो। अगर आप खुद के रिसोर्सेज लगा रहे हो, खुद के एफर्ट्स से कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। अब कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो तो वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। पार्टीशन के बाद आपको कोपासनरी प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। अब अपन ये सब आगे देखते हैं। Now let's talk about basic features of separate property. Firstly, separate property is the property acquired in individual capacity. इसका मतलब ये है कि उसने जो प्रॉपर्टी है वो खुद से एक्वायर की है, उसने खुद के एफर्ट्स लगा के खुद के पैसे यूज़ करके किया है। उसने कोपासनरी प्रॉपर्टी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है टू एक्वायर दिस प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड इन दैट पर्सनस इंडिविजुअल कैपेसिटी। देन सेपरेट प्रॉपर्टी के ऊपर उसके ओनर के, जिस इंसान की वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप रहती है। इसका मतलब कि उस ओनर के पास एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे या किसी और को दे दे विल से। मतलब वो कुछ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी का, कोई उसको रोक नहीं सकता है। दैट पर्सन हैज़ एक्सक्लूसिव ओनरशिप एंड एब्सोल्यूट राइट्स ओवर इट। देन नो वन एल्स कैन आस्क फॉर पार्टीशन, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस इंसान का बस हक है। दैट पर्सन हैज़ एब्सोल्यूट राइट ओवर इट, सो नो वन एल्स कैन आस्क फॉर पार्टीशन। इवन उसका खुद का बेटा या खुद की बेटी उसको नहीं बोल सकते कि आप ये प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दो। क्यों? क्योंकि ये उस इंसान की सेपरेट प्रॉपर्टी है। देन इनहेरिटेंस, जब किसी इंसान जो एक सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसकी डेथ होती है तो वो प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सक्सेशन इनहेरिट होती है। अनलाइक व्हाट हैपन्स इन कोपासनरी प्रॉपर्टी, कोपासनरी में बाय वे ऑफ सक्सेशन नहीं, सर्वाइवरशिप होता है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, सक्सेशन एंड सर्वाइवरशिप में डिफरेंस होता है। सक्सेशन में जो आपके बच्चे रहते हैं वो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, बट सर्वाइवरशिप में जो कोपासनरी के मेंबर्स रहते हैं, मतलब मेल हिंदूज़, वो लोग बस प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। तो सेपरेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दीपो वर्सेस वसंत सिंह। इसमें बोला था कि नो वन एल्स कैन ईदर क्लेम एनी राइट ऑफ पार्टीशन और ओनरशिप और पोजेशन ओवर इट, इंक्लूडिंग इवन द सन ऑफ द ओनर, विदाउट हिज कंसेंट। तो ये रियफर्म करता है कि किसी भी सेपरेट प्रॉपर्टी पे उसके जिस इंसान की सेपरेट प्रॉपर्टी है उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप रहती है। दैट पर्सन हैज़ एब्सोल्यूट राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। अब सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे कोई इंसान एक्वायर कर सकता है? तो पहले प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड स्पेशल स्किल्स, देन प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वे ऑफ अ प्राइज और स्कॉलरशिप, इनहेरिटेंस बाय वे ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। तो मैं आगे इस वीडियो में आपको ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज क्या होता है एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। देन प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, देन सैलरी एंड रेन्यूमरेशन रिसीव्ड इन अ जॉब, property inherited from any relation other than father, father's father, father's father's father, etc. तो ये वाली प्रॉपर्टी जो कि फादर से मिलती है या ग्रैंड फादर से मिलती है, ये सेपरेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कोपासनरी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। आगे के लेक्चर में अपन कोपासनरी प्रॉपर्टी के बारे में भी देखेंगे। देन प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी कॉल्ड कोपासनरी प्रॉपर्टी, देन गवर्नमेंट ग्रांट्स, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू एडवर्स पोजेशन. So these are some ways how separate property can be acquired. Now let's talk about joint property. Property that is held joint by 2 or more persons with the incidence of survivorship is called joint property.
it is not necessary that the owners of joint property be family members. इसका मतलब अगर कोई दो दोस्त हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, अब वो दोनों ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको अपन जॉइंट प्रॉपर्टी बुलाएंगे. देन आता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रॉपर्टी एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी? अंडर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, first of all, property is held jointly. Then all members of joint family have rights over it. It is owned by co-partners and non-co-partners have right to maintenance and right to residence. तो जो भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसके ओनर्स होते हैं कोपार्टनर्स, पर जो नॉन कोपार्टनर्स रहते हैं, मतलब अपन ने देखा था कि नॉन कोपार्टनर्स कौन कौन होते हैं. द इलेजिटिमेट सन्स आर द नॉन कोपार्टनर्स. देन द पीपल हु आर नॉट मेंटली साउंड, वो लोग भी नॉन कोपार्टनर्स के अंडर आते हैं. देन आफ्टर 4 जनरेशन्स जो मेल रहते हैं, मेल डिसेंडेंट्स, दे आर ऑल्सो नॉन कोपार्टनर्स. सो all of these members, the people who are part of the joint family but are not part of copartnery, ये लोग के पास होता है right over the joint family property. and ये क्या right है? right to maintenance out of it, right of residence in the joint family property. then अगर कोई भी funeral expenses रहते हैं in the family, ये सब भी joint family funds के से निकाले जाते हैं. अब अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कि किसी फैमिली में there is no joint family property, तब क्या होगा? तो there is a case KV नारायण versus KV रंगंधन. तो इस केस में बोला गया था कि in the absence of any joint family property, the copartnery can pool in their separate property, throw it in what is called common stock, with a clear intention to deprive themselves of their individual or exclusive control over it, and such property will also be called joint family property. तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी फैमिली हो जिसमें कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, तो सब के सब अपना सेपरेट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. मतलब सब लोग एक कॉमन स्टॉक में अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी डालेंगे एंड दैट प्रॉपर्टी विल नाउ बी कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. एंड उनकी जब सेपरेट प्रॉपर्टी थी वो, तो उनके पास जो एक्सक्लूसिव ओनरशिप था, उसके ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट वो लोग प्रोसेस करते थे, तो ये सब वो लोग त्याग देते हैं. वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट वंस द प्रॉपर्टी इज थ्रोन इन कॉमन स्टॉक, द कोपार्टनरी कैनॉट क्लेम एनी राइट्स ओवर इट ऑन द ग्राउंड दैट दे हैड सब्सटैंशियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इट्स वैल्यू. एक बार उनकी राइट्स जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है जैसे ही वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को. Then there is another case, पुष्पा देवी versus CIT. इसमें बोला गया था कि फीमेल मेंबर्स एंड नॉन कोपार्टनरी मेल मेंबर्स कैन नॉट थ्रो इन देयर सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन स्टॉक. तो इसका मतलब है कि ओनली द कोपार्टनरी मेंबर्स कैन थ्रो देयर प्रॉपर्टीज, देयर सेपरेट प्रॉपर्टीज इनटू कॉमन स्टॉक एंड कन्वर्ट देम फ्रॉम सेपरेट प्रॉपर्टी टू कोपार्टनरी प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला, इट इज़ अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एंड दूसरा कि इट शुड बी एंसेस्ट्रल. सो व्हेन वी से दैट इट इज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो फिर वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी एंसेस्टर से आना चाहिए, एंड दिस सिग्निफाइज प्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी विद इन द फैमिली. नाउ व्हेन वी से एंसेस्टर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपन किस एंसेस्टर की बात कर रहे हैं, किस एंसेस्टर की प्रॉपर्टी वी आर एक्वायरिंग. If we are acquiring the property of maternal grandfather, then वो property separate property रहेगी. That property will not come into joint family property. वो copartnary property के अंदर नहीं आएगी. So when we are talking about ancestors, we mean the immediate paternal ancestors in male line. इसका मतलब अपन पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, नॉट मम्मी के पापा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नाना जी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ दादाजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोपार्टनरी प्रॉपर्टी. तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मिला के कोपार्टनरी प्रॉपर्टी बोलेंगे. नाउ वी कैन लुक एट इट लाइक दिस वे कि कोपार्टनरी प्रॉपर्टी इज़ अ बिग सर्कल, एंड इसके अंडर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आता है एंड जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आता है. तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बीच में ये डिफरेंस है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अभी जस्ट एक्वायर हुई है, कि हम लोग ने अभी जस्ट लिया है, बट जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस फैमिली में बहुत टाइम से चलते आ रही है.
ना कोपासनरी प्रॉपर्टी जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड जॉइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. नाउ इट इज़ कलेक्टिवली ओन्ड बाय कोपासनर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप लगता है व्हेन एनी कोपासनर डाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट बाय बर्थ एंड राइट ऑफ ओनरशिप. अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब अगर अपन इसको इन शॉर्ट देखें तो राइट बाय बर्थ मीन्स सन्स राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर and right by of ownership means ownership acquired in the coparcenary property. Now right by birth refers to the right of the son to inherit the property of the father of which father alone is the owner. इसका मतलब कि किसी भी बेटे का राइट रहता है to inherit the separate property of the father. Now we are assuming that father ने by way of will किसी और को प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर दी है, किसी फादर ने कोई विल नहीं बनाई है एंड बाय इनहेरिटेंस उसके बेटे को प्रॉपर्टी जाएगी जस्ट बिकॉज वो उसका बेटा है. दैट सन हैज़ एक्वायर्ड दिस राइट बाय बर्थ. अब जैसे ही वो सन उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, अब उसका जो बेटा है मतलब फादर के बेटे का बेटा, द सन हु हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, उसका बेटा, दैट पर्सन एक्वायर्स एन ओनरशिप इन दैट प्रॉपर्टी. अब वो प्रॉपर्टी जब वो सन इनहेरिट कर लेता है तो वो बन जाती है कोपासनरी प्रॉपर्टी एंड उसके बेटे का अब उसमें राइट टू ओनरशिप आ जाता है. सो वंस द सन इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, हिज ओन सन एक्वायर्स एन इक्वल ओनरशिप ओवर दिस प्रॉपर्टी. सो द राइट ऑफ द सन्स सन is not merely a right by birth but that of subsisting ownership that he can exercise by asking for partition of this property. तो अब आप ये चीज़ समझिए कि जैसे ही कोई अपने पापा की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है तो अब आगे के मेल डिसेंडेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी बन जाती है कोपासनरी प्रॉपर्टी. तो अगर कोई किसी इंसान के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है एंड उसका नेक्स्ट जनरेशन ये इनहेरिट कर लेता है तो ये कोपासनरी प्रॉपर्टी बन के आगे पास ऑन होते जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी. फर्स्ट, ओनली कोपासनर can hold copacenary property and copacenary property is jointly owned by copaceners. इसका मतलब जो नॉन कोपासनर्स रहते हैं, मतलब कोई वाइफ हो गई एंड कोई इलेजिटिमेट सन हो गया, तो ये सब ओन नहीं करेंगे कोपासनरी प्रॉपर्टी को, दे ओनली हैव राइट्स आउट ऑफ इट. In copacenary property, the holder's son, grandson and great-grandson acquire right of ownership by birth and hence a right to ask for partition and demarcation of his shares. इसका मतलब कि जो from the कर्ता, the holder's son, the holder हो गया the कर्ता and उससे 3 generations, holder's son, grandson and great-grandson. ये 4 जो generations है, कर्ता, उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटे का बेटा, तो ये 4 generations they only form the copacenary and they have the right to ask for partition and demarcation of shares. इनके अलावा किसी और के पास ना ही right of ownership है, ना ही right to ask for partition. Now, copacenary property is owned by copaceners but is also enjoyed by other members of joint family who are not its owners. इसका मतलब नॉन कोपासनर्स के पास भी कुछ राइट रहती है आउट ऑफ द कोपासनरी प्रॉपर्टी, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुका है. द टाइटल वेस्ट्स इन कोपासनर्स बट राइट ऑफ एन्जॉयमेंट इज विद ऑल द जॉइंट फैमिली मेम्बर्स. Now, right of alienation can be exercised by all copaceners collectively or in some specific situations by कर्ता only without others' consent. अब अपन आगे के लेक्चर्स में एलिनेशन के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, बट अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं तो ऐसा होता है कि राइट ऑफ एलिनेशन कोई इंडिविजुअल कोपासनर ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को एलिनेट करनी है प्रॉपर्टी. ये जो है कलेक्टिव डिसीजन होगा, सबकी कंसेंट लगती है. बट कर्ता के पास पावर रहती है कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सके 3 कंडीशंस में. पहला, कोई लीगल नेसेसिटी हो, दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्टेट एंड तीसरा कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो. अब ये मैं अलग से एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में. देन डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, ये भी अपन ने पढ़ चुका है. एंड फोर्थ, चेंजिंग नेचर. कोपासनरी प्रॉपर्टी का नेचर चेंज हो सकता है. अब कैसे, तो ये चीज़ अपन पढ़ते हैं केस लॉ से. अब दीपू वर्सेस वसंत सिंह वाले केस में बोला गया था, अनलाइक सेपरेट प्रॉपर्टी, द कोपासनरी प्रॉपर्टी चेंजेस इट्स कैरेक्टर डिपेंडिंग अपॉन हु द क्लेमेंट इज. In the absence of a lineal male descendant,
neither right of partition nor a right to claim the property by survivorship on his death is available to the male collaterals. The property goes by succession in such cases. तो अगर मान लीजिए कि एक कोपासनरी में एक सोल सर्वाइविंग कोपासनर बच जाता है, तो ये जो कोपासनरी प्रॉपर्टी है उसके पास आ जाएगी एंड ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सेपरेट प्रॉपर्टी. अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस केस लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए. नाउ लेट्स अज्यूम एक्स एक हिंदू मेल है एंड एक्स की डेथ हो जाती है. अब उसके दो बेटे हैं, ए एंड बी. अब एक्स की प्रॉपर्टी ए और बी में इक्वली डिवाइड हो जाएगी. अब ए के दो बच्चे सी एंड डी. सी इज़ द सन, डी इज़ द डॉटर. अब ए की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सी के पास चले जाएगी जो कि उसका सन है, एंड उसकी डॉटर के पास नहीं जाएगी क्योंकि कोपासनरी प्रॉपर्टी डज नॉट गो टू द डॉटर, इट गोज टू द सन. सो सी विल नाउ इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी. अब सी की भी जब डेथ हो जाएगी तो क्योंकि कोई और मेल बचा नहीं है, कोई मेल एयर, तो ये सारी प्रॉपर्टी डी के चले जाएगी बाय सक्सेशन क्योंकि डी इज़ द नियरेस्ट एयर. So now before moving on to acquisition of coparcenary property, let's first understand what do we mean by heritage and its classification. So by heritage we mean any property that can be inherited. अब heritage जो है वो भी दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है unobstructed and एक है obstructed. A heritage that comes to a person without any restrictions or impediments or obstructions is known as an unobstructed heritage. A person acquires an interest in such property the moment he is born. Heir is bound to succeed to the property unless his rights are defeated by alienation of the property or by his own death, as no other heir neared in relation is present. Now, obstructed heritage means a heritage that is currently with an obstruction and can be acquired or inherited provided that obstruction or restriction is removed. अब अपन ने डेफिनेशन तो देख लिया एंड अब इसको ईजिली समझने के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं. एक इंसान है बाय द नेम ऑफ ए. अब ए का एक भाई है बी एंड 3 सन्स है S1, S2 एंड S3. अब ए की डेथ हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हिज ब्रदर उसके बच्चे S1, S2 एंड S3 के बीच में डिवाइड होगी. तो जो प्रॉपर्टी S1, S2, S3 को मिलेगी उनको अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज से मिलेगी. मतलब कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है, उनको ईजिली प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी. बट अगर अपन बी के तरफ से देखेंगे तो बी को तभी प्रॉपर्टी मिलेगी जब ए का सन 1, सन 2, सन 3 तीनों की तीनों मर जाए. तो बी को प्रॉपर्टी मिलने के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? S1, S2 एंड S3. तो जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हटेंगे तभी बी को प्रॉपर्टी मिलेगी. तो इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्विजिशन ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी. सो फर्स्टली प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर. ये जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल नॉट बी अ कोपासनरी प्रॉपर्टी. अब मैटरनल ग्रैंडफादर होता कौन है? आपके नाना को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर. मैटरनल मतलब मम्मी के साइड का, ग्रैंडफादर मतलब मम्मी का पापा. तो अब अपन देखेंगे तो प्राइमरी एयर जो होगा मैटरनल ग्रैंडफादर का वुड बी सन. मतलब आपकी मम्मी के जगह आपके मामा होंगे प्राइमरी एयर मैटरनल ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी के. एंड अगर आपके मामा प्रेजेंट हो गए, आपके मामा जिंदा हो गए, सो द प्रेजेंस ऑफ सच अ सन वुड मेक इट एन ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एज फार एज यू आर कंसर्न्ड. अब अपन 2 इम्पॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं. पहला, मोहम्मद हुसैन खान वर्सेस बाबू किश्वानंदन. इसमें बोला गया था कि the original text of Mitakshara shows that the term used to denote ancestor is Pita and Pitamaha, which means father and father's father only, and does not include maternal grandfather. तो ये केस लॉ ये बताता है कि only the father and father's father मतलब पापा एंड दादाजी एंड इसके बियॉन्ड ये सब लोग ही एंसेस्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं. एंड इनसे जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसी को ही अपन कोपासनरी प्रॉपर्टी के अंडर इंक्लूड करेंगे. एंड मैटरनल ग्रैंडफादर एंड नाना मतलब ये लोग के साइड से जो प्रॉपर्टी मिलेगी दैट विल नॉट कम अंडर कोपासनरी प्रॉपर्टी, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर सेपरेट प्रॉपर्टी.
ना सेकेंड केस लॉ इज अतार सिंह वर्सेस ठाकुर सिंह। इसमें बोला था कि अनलेस द प्रॉपर्टी कम्स बाय डिसेंडेंट फ्रॉम अ लीनियल मेन एंसेस्टर इन द लाइन इट इज़ नॉट डीम्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ। तो इसमें भी सेम चीज़ ही बोली गई है कि जब पापा के साइड वाली से कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बुलाया जाता है, बट अगर मम्मी के साइड से कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो दैट विल बी टर्म्ड एज योर सेपरेट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी अदर रिलेशन। Now, property inherited from any relation other than 3 immediate paternal ancestors in the male line is obstructed heritage. It would constitute his separate property. तो जैसा कि अपन अभी डिस्कस किया था कि मम्मी के साइड वाले सारे या कोई भी अदर दैन अपने पापा से प्रॉपर्टी इनहेरिट करना या पापा के पापा या पापा के पापा के पापा, तो ये सारे रिलेशंस के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो डैट विल बी सेपरेट प्रॉपर्टी एंड इट विल नॉट कम अंडर कोपासनरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अ फीमेल वुड ऑल्सो बी अ सेपरेट प्रॉपर्टी। फिर आता है राम प्रसाद वर्सेस राधा प्रसाद। Where a woman takes a share in the copacenary property on the death of her husband under Women's Right to Property Act and holds it for her life and on her death, such share reverts to the collaterals. Such share would be a copacenary property. तो जैसे कि अपन ने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम अ फीमेल वुड ऑलवेज बी अ सेपरेट प्रॉपर्टी, बट हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर अगर कोई भी वुमेन कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है ऑन द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, तो उसकी डेथ के बाद मतलब उस वुमेन जिसने अपने पति से इनहेरिट की थी वो प्रॉपर्टी, तो उस वुमेन की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस उन कोलैटरल्स के पास चले जाती है, तो उसको कोपासनरी प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब तीसरा अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय द फादर टू द सन। तो मिताक्षरा के अंदर ये बोला गया है कि द वेल्थ गिवन टू द सन बाय द फादर either before or after separation appertains solely to him and is shared by no one else. इसका मतलब है कि कोई भी पापा कोई भी अपने बेटे को गिफ्ट देता है कोई प्रॉपर्टी का तो वो उस बेटे की सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, इट विल नॉट कम अंडर कोपासनरी प्रॉपर्टी। एंड ये चीज़ स्पेसिफिकली मिताक्षरा के अंदर मैंशनड है। Now father has right to make a gift of his self-acquired property in favor of anyone. तो कोई पापा है उनके पास उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ भी कर सकते हैं, तो बाय वे ऑफ गिफ्ट अपने किसी बेटे को भी दे सकते हैं। अब उस बेटे को बाय वे ऑफ गिफ्ट मिल गया तो उस बेटे की अब वो सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई, कोपासनरी के अंदर नहीं आएगी वो। अब गिफ्ट्स ऑल्सो शो दैट द फादर क्लियरली वांटेड द सन टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द फादर रिसीव्ड बाय सन थ्रू अ विल। अब अपन को पता है विल होता क्या है। कोई भी इंसान मरने से पहले एक विल बनाता है, उसमें वो बताता है कि वो क्या चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी किन किन को मिले, कैसे डिवाइड हो। नाउ विल इज एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन एंड बिकम्स ऑपरेटिव आफ्टर हिज डेथ। इट इज़ रिवोकेबल। इसका मतलब होता है कि पूरे लाइफ टाइम में वो विल जो उसको एक तो चेंज कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है, एंड वो एग्जीक्यूट तभी होती है जब उस इंसान की डेथ हो जाए। मतलब अगर किसी ने विल में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े बेटे को ये प्रॉपर्टी मिल जाए, तो जब वो इंसान जिंदा है तब उसका बेटा आके उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट क्लेम नहीं कर सकता है। ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन कैन दैट सन क्लेम हिज राइट्स ओवर दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज उसने विल में ही लिखा हुआ है। एंड यही चीज़ है द मेन डिफरेंस बिटवीन अ गिफ्ट एंड अ विल। A will becomes operative only after the death of a person, but a gift takes effect immediately. The donor loses control over it, whereas in will, the testator has control over it during his lifetime. Now, one important thing to note that इस will के according अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस इंसान की सेपरेट प्रॉपर्टी हो। ऐसा हो भी सकता है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाए एंड कोपासनरी में कन्वर्ट हो जाए। नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी कि सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, वी हैव टू लुक एट द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर वाइल ही वॉज मेकिंग द विल, कि वो चाहता था कि उसके बेटे को सेपरेट प्रॉपर्टी जैसे मिले या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे पास ऑन होते जाए। नाउ देयर हैज़ बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ द इंटेंशन।
तो मद्रास एंड पटना हाई कोर्ट ने ये बोला था कि इंटेंशन कैन नॉट बी असर्टेन बाय विल, द प्रॉपर्टी विल बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बट बॉम्बे, इलाहाबाद, ओध एंड लाहौर हाई कोर्ट्स ने ये बोला था कि इन एब्सेंस ऑफ क्लियर इंटेंशन प्रॉपर्टी विल बी अ सेपरेट प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ बहुत एम्बिगुअस हो रही थी कि प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ विल एंसेस्ट्रल होगी कि सेपरेट होगी, बट ये एम्बिगुइटी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी बाय वे ऑफ जजमेंट इन CN अरुणाचलम वर्सेस CA मुदलियार। इसमें द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अनलेस एन इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द विल दैट द प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द सन, इट वुड बी द सन्स सेपरेट प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने ये बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ विल जा रही तो सेपरेट प्रॉपर्टी ही होगी, अनलेस ये प्रूव कर दिया जाए कि बाय लैंग्वेज ऑफ द विल जो टेस्टेटर है, जो इंसान विल बना रहा है, वो चाहता था कि वो प्रॉपर्टी टू बी ट्रीटेड एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो दिस एक्ट creates an absolute ownership in favor of the son, and also ये एक्ट जो है it wanted to be fair towards women, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि women were excluded from inheriting the property of their fathers। पहले only the son could inherit the property of their fathers। तो सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर फर्स्टली जो एयर्स रहते हैं, जो कि क्लास 1 एयर्स में क्लासिफाइड रहते हैं, वो लोग इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट, मतलब कोई भी मेल हिंदू इज डाइंग विदाउट अ विल। अब क्लास 1 एयर्स के अंडर फीमेल्स भी आती है, मतलब डॉटर्स एंड द सन्स। इनके साथ साथ विडोज, मदर्स, सन ऑफ प्रीडिसीज सन, ये सारे लोग आते हैं। तो आप लोग एक बार क्लास 1 एयर्स की लिस्ट चेक कर लीजिए, एंड ये सब अपन हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर भी पढ़ेंगे अलग से। तो ये लोग सब जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे दैट वुड बी देयर सेपरेट प्रॉपर्टी एंड दे वुड हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर इट। नाउ लेट्स लुक एट सम इम्पॉर्टेंट केस लॉस। In CWT versus Chandu Sen, it was held that after passing of the act, properties inherited by son from his father would constitute his separate property and not co-pasnary property. And in the case of Gaurav Sikri versus Kaushalya Sikri, it was held that only the sons, daughters and widow of the intestate who are the heirs can inherit the property of the intestate. And the heirs of a Hindu male will include son, son of a predeceased son, and not son of a living son who is an heir. इसका मतलब कोई इंसान है A, तो बस उसका बेटा उसका हेयर रहेगा, बेटे का बेटा नहीं। बेटे का बेटा तभी हेयर रहेगा जब बेटा मर जाए, तभी वो इंसान प्रॉपर्टी को ले सकता है, इनहेरिट कर सकता है। नाउ द 6th टाइप इज प्रॉपर्टी रिसीव्ड आफ्टर पार्टीशन। सो पार्टीशन होता क्या है? जब कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी रहती है उसको डिवाइड कर लेते हैं आपस में, तो उसको पार्टीशन बोलते हैं। और पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी रहती है सबके पास, उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है। नाउ लेट्स अस्यूम कि ए नाम का एक इंसान है एंड उसके 2 बेटे हैं, बी एंड सी। तो ए, बी और सी के बीच में कोपासनरी फॉर्म हो जाएगी। अब ये लोग के पास एक प्रॉपर्टी है, एक कोपासनरी प्रॉपर्टी है जिसको इन लोग ने पार्टीशन कर दिया है। तो ए को मिल जाएगा 1/3, बी को 1/3 एंड सी को 1/3। अब तीनों को 1/3 क्यों मिला? क्योंकि प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। अब अपन ने जैसे कि पहले पढ़ा है कि देयर कैन बी अ कोपासनरी विद इन अ कोपासनरी, तो एक दूसरी कोपासनरी फॉर्म होती है बी और उसके 2 बेटों में S1 एंड S2। नाउ अब बी के पास जो 1/3 प्रॉपर्टी रहेगी, अब वो इंस्टेड ऑफ उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी दैट विल बी अ कोपासनरी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू S1 एंड S2। तो इसका मतलब कि इवन आफ्टर पार्टीशन जो कोपासनरी प्रॉपर्टी रहेगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन्स मेल डिसेंडेंट दैट विल रिमेन अ कोपासनरी प्रॉपर्टी, बट इट विल रिमेन अ सेपरेट प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू हिज फादर एंड ब्रदर्स फ्रॉम हुम ही सेपरेट्स। अब कोई मेल हिंदू है जो कि पार्टीशन के बाद उसको प्रॉपर्टी मिल गई है, बट ही इज़ द सोल सर्वाइविंग कोपासनर। जैसे कि अपन ने देखा था इस केस में कि जो सी बेटा रहता है वो सोल सर्वाइविंग कोपासनर है, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है, कोई मेल डिसेंडेंट नहीं है। तो फिर दैट पर्सन विल बी अ सोल सर्वाइविंग कोपासनर एंड उसके पास जो प्रॉपर्टी रहेगी वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है हरिबख्श वर्सेस बाबूलाल। इसमें बोला गया था
कि as long as the father and son relation continues, the property will be Kopasneri in his hands. So that is it for today guys. I hope आप लोग को वीडियो समझ आया हो. If you liked it then please don't forget to like the video and subscribe to my channel. So in the next video we will talk about conversion of separate property into Kopasneri property and doctrine of accretion and different concepts like blending. So don't forget to subscribe and stay tuned.